सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइसा। आप सब ने कल की क्लास देखी होगी। उसके अंदर हमने देखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू। हमने सिलेबस को देखा, हमने देखा कि पीवाईक्यूज़ का पैटर्न क्या है, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रहती है, उसके पैटर्न्स क्या हैं, और जो लास्ट ईयर का पेपर था उसका एनालिसिस जो आपका जून शिफ्ट में हुआ था। दिसंबर वाला अभी होना बाकी है, रिज़ल्ट आना बाकी है आपका। उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उसकी आंसर की रिलीज़ होगी, उसके क्वेश्चंस रिलीज़ होंगे। तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी ऑफिशियल, उसके अंदर हम बात करेंगे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, वो सब्जेक्ट किस चीज़ को डिनोट करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी इवॉल्व अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। ये जब हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी थी उस टाइम से प्रेवलेंट सब्जेक्ट है। हम बोल सकते हैं कि आपका जो साइंस है वो शायद इवॉल्व ना हुआ हो, बट उससे पहले आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी यूज़ में आने लगा था। ऑफिशियली देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले डिफाइन करा था वुड्रो विल्सन ने, जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं और जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 1887 के अंदर आपका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेम से ऐसे लिखा था। उसका जो क्वार्टरली है, मतलब जिस एडिटोरियल के अंदर वो पब्लिश हुआ था, आपका पीवाईक्यू रह चुका है। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि कौन से एडिटोरियल में, कौन से आर्टिकल के अंदर या फिर कौन सी बुक में उन्होंने ये लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वुड्रो विल्सन है उन्होंने आपका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर वुड्रो विल्सन ने ये ऐसे लिखा था। ऐसे लिखने से क्या डिनोट होता है? ऐसे लिखने से ये डिनोट हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है आपका अब ऑफिशियली एक डिसिप्लिन बन चुका है। बट क्या हम ये मान सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1887 में इवॉल्व हुआ, रिसेंटली अबाउट 140 ईयर्स अगो? नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। आप खुद सोच के देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से चलता आ रहा है? जब ह्यूमंस बने होंगे, जब ह्यूमंस ने एक नई चीज़ की खोज की होगी। किस चीज़ की? कोऑर्डिनेशन की। कि जब वो शिकार पे जा रहे हैं, उनको पता चला कि हम हाथी को अकेले नहीं मार सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इकट्ठा मिलना होगा, एक साथ मिलके काम करना होगा। कोई एक इंसान हाथी को बहकाएगा, कोई एक उसके ऊपर पीछे से हमला करेगा, कोई उसकी ट्रंक को पकड़ेगा और कोई पूंछ को पकड़ेगा। ऐसे करके किसी ने ये कोऑर्डिनेट की होगी एक्टिविटीज़। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कोऑर्डिनेशन होता है आपका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बट ये हम देख रहे हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। हम इसको एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन मान सकते हैं कि जब ह्यूमन ने कॉन्शियसनेस को गेन किया, जब ह्यूमन ने कम्युनिटी करना स्टार्ट किया, तब ये चीज़ उनके मन में आई होगी। आपको मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। आपने ये बुक शायद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बट आई सजेस्ट कि आप ये बुक पढ़ें कि एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग हेयर इन दिस सोसाइटी, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग इवॉल्व कैसे हुए हैं, हम लोग इवॉल्व कैसे हुए हैं। द बुक इज नेम्ड एज सेपियंस, नॉवल आई गेस, और आई मे बी मिस प्रोनाउंसिंग द नेम फॉर दैट। बट आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा कि हम कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं और क्या चीज़ है जो हम लोगों को, हम सेपियंस को अलग करी बाकी चीज़ों से, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है इतना डाइवर्स हुआ, इतना ज़्यादा एडवांस्ड हुआ, और क्यों बाकी के एनिमल्स रह गए। हम भी पहले एनिमल्स की कैटेगरी में आते थे, क्योंकि एनिमल्स को हम डिफाइन करते हैं कि उनकी ब्रेन की कोऑर्डिनेशन कम होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं। हमने ये कैसे डेवलप करा? तो जब ये चीज़ हमारी डेवलप हुई होगी उसी टाइम पे हम कह सकते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है। जब आपने सबसे पहले शिकार करा मिलके, तब आपने कुछ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करा। एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तब भी इवॉल्व हुआ जब ये सारी चीज़ें होने लगी और जब पता चला कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने? उसके लिए उन्होंने किसी लीडर को चुना होगा कि ये डेली जो केओस होते हैं हमारे बीच में ये ना हो, इसके लिए हम किसी एक अथॉरिटी को इलेक्ट कर लेते हैं जो कि डिसाइड करेगा कि क्या सही है या क्या गलत है। तब भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कि हम एक कॉमन पर्पस के लिए इवॉल्व करें। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सबसे पहले आपका इंक्लूड करता है कोऑर्डिनेशन को।
कोऑर्डिनेशन होता है आपका, प्लस ये होता है सस्टेन्ड कोऑर्डिनेशन। सस्टेन का मीनिंग क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म परपिचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कोऑर्डिनेट करा और कल आप कह रहे हैं नहीं आज मेरा मन नहीं है मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक डेली एक्टिविटी है, ये रोज परफॉर्म होती है। ये तब भी परफॉर्म होती थी जब इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, जब ये वर्ड भी इवॉल्व नहीं हुआ था, और ये अभी भी होती है। हम आगे जाके देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन अगर करें तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, ये वर्ड एडमिनिस्टर से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। आई नो इट विल साउंड अनयूजुअल, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लैटिन वर्ड था या ग्रीक वर्ड था, बिकॉज यूजीसी नेट के अंदर आपसे ये तक पूछे जाते हैं कि ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन है, ग्रीक है, रोमन है। पता नहीं होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दैट प्रोफेसर्स को ये चीज़ नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है। इतना बेसिक कॉमन सेंस इतना अगर रटना पड़े तो वो अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है उसको कैसे डेवलप करेंगे। बट चलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। तो देखिए उसका मीनिंग क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, टू केयर एंड टू लुक आफ्टर पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यही वर्क करता है ना, हमारे लिए हमारा ध्यान रखता है, लुक आफ्टर करता है, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, डीरेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसीज़ बनाता है, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करता है। वो सब चीज़ें हम आगे जाके वन बाय वन पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये देखिए, विच इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड गोल्स और एक्टिविटीज़। ये हमारी जो है बेसिक डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की। इसका हम वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं अगर, सबसे पहले आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब क्या होगा कि ये इंसान एक अकेला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आपको इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो मैनेज है एंड टू एडमिनिस्टर, इनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। टू मैनेज थिंग्स और टू एडमिनिस्टर थिंग्स, दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए हम जब मैनेज की बात करते हैं, आप मान लीजिए कि भी किसी शादी में जाते हैं, आपके घर में फंक्शन होता है, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। लड़कों को तो खासकर कुर्सियाँ उठानी होती हैं भाइयों को, तो हम देखते हैं कभी कुछ काम है कभी वो काम है। आपके जब बड़े होते हैं आपको क्या बोलते हैं कि यार ये काम मैनेज कर लो या फिर ये काम एडमिनिस्टर कर लो। एडमिनिस्टर कोई वर्ड यूज़ नहीं करता है ऐसे काम के लिए। बट जब यही चीज़ किसी फॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है, किसी फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है, जब आपके कुछ सुपीरियर कर रहे हों कि मिस्टर शर्मा यू हैव टू एडमिनिस्टर ऑल दीज थिंग्स, तो क्या वो मैनेज बोलते हैं? मैनेज नहीं बोलते हैं। मैनेज एक इनफॉर्मल टर्म हो जाती है। मैनेज को ज़रूरी नहीं है कि सस्टेन रखा जाए, वो किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, सर्कल मतलब वो बाउंड्रीज डिफाइन करती है सर्कल आपकी, कि आपकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके ड्यूटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। बट मैनेज उसके बाहर चला जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका ये ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक अकेला इंसान नहीं करेगा, ग्रुप के अंदर लोग मिलेंगे, वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। एक अकेला इंसान एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक इंसान के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, इवन पियोन्स तक होते हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं आपको। किस चीज़ को एडमिनिस्टर, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? बाय कोऑपरेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग भी दोनों अलग अलग होता है। कोऑपरेटिंग के लिए अगर हम वर्ड बोलें कि सबसे पहले आपका कोऑपरेट होता है और कोऑपरेट के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन आ जाता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी एक लेडी को आपको उसकी हेल्प करनी है, वो बैग रखा नहीं जा रहा उनसे ऊपर, तो आप कहते हैं लाइए मैं कोऑपरेट कर देता हूँ। आप ऐसे नहीं कहेंगे लाइए मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट कब होगा? जब मान लीजिए आप एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आपकी एक अलग स्किल है और आपके पास सारी स्किल नहीं हो सकती, आपको ये पता है। किसी एक इंसान के पास एक पर्टिकुलर स्किल होती है कि वो साइंस में अच्छा है, किसी के पास ये स्किल है कि वो चीज़ों को कंप्यूट अच्छी तरीके से कर सकता है, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना सकता है कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है इससे।
तो मान लीजिए आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसके पास आपको कहीं से निकलना है, एक बीच में आपके हर्डल है, तो आपको गाड़ी वहाँ से पार करानी है। अब कोई इंसान होगा जिसकी ड्राइविंग स्किल अच्छी होंगी, कोई इंसान होगा जिसकी कंप्यूटिंग स्किल अच्छी होंगी, वो बता देगा। जैसे आपने मान लीजिए धमाल मूवी देखी होगी, उसमें आप देखते हैं कि जब उन लोगों को कार क्रॉस करानी होती है ब्रिज से जो टूटा हुआ होता है, उसके अंदर क्या करता है, एक ड्राइवर होता है, एक बताता है कि हम अगर इस एंगल के ऊपर हम जंप कराएंगे और ये स्पीड होगी तो कार डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी। ये क्या हुआ, उन्होंने कॉपरेट तो करा, बट इसके अंदर क्या करा, कोऑर्डिनेट करा। एंड कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, इसमें एक जो वर्ड जो मिसिंग है वो है कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करा। मतलब पीपल आर नोइंग व्हाट दे आर परफॉर्मिंग और व्हाट दे आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ऑफ द पर्पज ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल्स, देखिए उसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। उस कार को उन्होंने जंप कराया, जब वो क्या थी, एक ग्रुप एक्टिविटी थी, एक ग्रुप टास्क था जो उन्होंने परफॉर्म किया। बाद में क्या करा, कोऑपरेट करा, कोऑपरेट करने के बाद में कोऑर्डिनेट करा, और कोऑर्डिनेट करने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना एक गोल अचीव करा। एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो यही टास्क होता है। हम अगर अब फॉर्मल सेटिंग के अंदर आते हैं, मान लीजिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, सबसे पहले उनका क्या टास्क होता है कि कंट्री के अंदर जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं वो बेटर हों, आप उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनका ध्यान रखें, और जो आपकी डिजीज़ वगैरह होती हैं उनको क्योर करें। मान लीजिए उस डिपार्टमेंट का ये काम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी होगी। एक अकेला इंसान पूरी कंट्री के हेल्थ को लुक आफ्टर नहीं कर सकता है। फिर वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की हर एक मिनिस्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अटैच्ड ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कुछ, हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर क्या चीज़ को लुक आफ्टर करेगा, ये लुक आफ्टर करेगा कि कंट्री की जो हमारा जो फंड है वो कहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए, कहीं पे हमें रोड्स बनानी है, कहीं पे हमें ब्रिजेस बनाने हैं, कहीं पे हमें एयरपोर्ट्स को डेवलप करना है, तो हम कहाँ पे एक्सपेंडिचर करें। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या काम होगा कि वो देखे कि हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें, बाय जीएसटी, बाय पर्सनल इनकम टैक्स, बाय कॉर्पोरेट टैक्स, बाय सेस, ड्यूटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको हम पढ़ेंगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसके अंदर, जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे कि आपका बजट कैसे परफॉर्म होता है, आप क्या क्या और चीज़ें करते हैं। द नेक्स्ट कम्स पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत एक फैक्चुअल पार्ट है जिसकी मैं सोचता हूँ कि मुझे ही समझाने की नीड नहीं होगी, बट इसके अंदर मैं वो चीज़ समझाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप करेंगी। देखिए हर एक ऑथर की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है इसके लिए। एडम्स क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मैनी एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म सो अडोरेटली दैट दे शैल ऑपरेट एज अ यूनिटी। ये क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं तो हमारे बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं उसके अंदर। ज़रूरी नहीं है ना कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो सारे लोग काम कर रहे हैं उनका मोटिव एक ही हो। वो सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सबकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, उन सबकी आइडियोलॉजीज अलग हैं, बट वो फिर भी इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के होने के बावजूद एक साथ आते हैं और एक कॉमन पर्पज़ को अचीव करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑपरेटिंग। तो यही कह रहे हैं कि देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हो सकती हैं और सोशल एनर्जीज भी अलग अलग हैं कि वो सोसाइटी के अंदर कहाँ पे अपनी एनर्जी को इनपुट देते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म अडोरेटली दे शैल ऑपरेट एज अ यूनिटी। एज अ यूनिटी मतलब बाय कोऑपरेटिंग, बाय कोऑर्डिनेटिंग। एल.डी. वाइट है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। इसमें भी वही आ रहा है। तो हमने जो सबसे पहली डेफिनेशन देखी थी, that the administration is a group activity of systematically and consciously coordinated activities by many people to achieve a desired objective। इसके अंदर ये सारी डेफिनेशन जो है आपकी आ जाती हैं। The next we will see the nature of public administration। nature of public administration से हमारा मतलब क्या है, nature से मतलब है कि ये कैसा बना हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ आ सकती है। तो देखो नेचर के अंदर आपके दो व्यूज हैं, फर्स्ट है इंटीग्रल व्यू एंड सेकंड है मैनेजरियल व्यू।
नेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कि इसका नेचर कैसा है, ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या फिर एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ये कैसे चीज़ों को डील करता है। तो जो आपका मैनेजरियल, जो आपका इंटीग्रल व्यू है, इंटीग्रल व्यू आपका क्या देखता है कि इट व्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज वेदर इट इज मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल एसेट्रा। मतलब जो आपका इंटीग्रल व्यू है वो ये देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका हर एक टास्क परफॉर्म करेगा, चाहे वो पॉलिसी बनाना हो, चाहे वो पॉलिसी को लिखना हो, चाहे वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इंटीग्रल मतलब सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं, which are undertaken to realize the objectives of organization. In this view, all the acts of the officials of the government, from the attendant to the secretariats of the government and the head of the state, constitute public administration. Head of the state मतलब गवर्नर या फिर स्टेट को आप एज अ कंट्री डिनोट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट, कि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो देखिए इन्होंने क्या करा है, प्रेसिडेंट एज वेल एज द अटेंडेंट, मतलब सबसे छोटी पोस्ट मान लीजिए आप कि जो एक अटेंडेंट है, क्लर्क है, उसको भी ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट गिनेंगे और प्रेसिडेंट तक को भी गिनेंगे, इंटीग्रेट करते हैं सारी चीज़ों को। वेदर एज मैनेजरियल व्यू जो आपका है वो क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक जो है मैनेजिंग एक्टिविटी है, मैनेजर के टाइप की एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो परफॉर्म क्या करेंगे, ये टास्क प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। ये क्या कहते हैं कि जो मैनेजरियल अफेयर्स होते हैं, कि मोस्टली ऐसी चीज़ें जो मैनेज की जाती हैं वो होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अबाउट ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज़। अगर आप पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करने बैठ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर क्या लिखूँ, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं है। ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेयर से बाहर हैं। हम क्या डिसाइड करेंगे, हम ये देखेंगे पॉलिसी बनाने की चीज़ के ऊपर है। हम ये देखेंगे कि पॉलिसीज़ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आने चाहिए, वेदर वी शुड अप्लाई दिस पॉलिसीज टू द बीपीएल फैमिलीज ओनली और दोज हु आर जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, हम इनके ऊपर देखेंगे। इसके क्रिटिक जो हैं, इसके जो सपोर्टर्स हैं, लूथर गोलिक, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन, इसको सपोर्ट करते हैं। ये जो लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है कि इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, कि आपको बस एक जनरल आइडिया रहे। ऐसी चीज़ें डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। UGC नेट हैज़ डायरेक्टली आस्क्ड कि हु आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू, हु आर द सपोर्टर्स ऑफ दैट व्यू, हु आर द क्रिटिक्स ऑफ दैट व्यू। तो आपको ये भी साथ साथ याद करना है। द मैनेजरियल व्यू एक्सक्लूड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज सच एज मैनुअल, क्लरिकल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज। टेक्निकल एक्टिविटीज क्या होंगी, आपकी कोई कोडिंग करना, कोई ग्राफिक डिजाइन कर देना, तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। वेयर एज इंटीग्रल व्यू सीज इट एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका नेचर जो है, आपके दो नेचर हैं कि या तो कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगी, या फिर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी। तो आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं और दोनों ही अपनी जगह पे गलत भी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर क्रिटिक करें हम इंटीग्रल व्यू का, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक इंसान सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए स्टेनोग्राफर है, जैसे कोर्ट के अंदर होते हैं आपके जजेस जो बोलते हैं वो टाइप करते हैं, टाइपराइटर्स जो होते हैं, तो क्या हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मान सकते हैं? नहीं ना। जज को हम मान सकते हैं कि ही इज़ अ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उनका एनालिसिस है, वेयर इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मैनेजरियल व्यू के अंदर हम मानेंगे कि कुछ लोग बस जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग द अफेयर्स, दे इंक्लूड्स। तो इसके अंदर हम इसका क्रिटिक ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो स्टेनो ने आपका कॉपरेट किया है, जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो वर्थ नहीं है टू बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी बहुत सारे क्रिटिक हो सकते हैं, हमें उसके अंदर नहीं जाना है। हम आज एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये क्या इंक्लूड करता है, इसका नेचर क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। द नेक्स्ट वी विल व्यू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप मतलब इसका एरिया क्या है, ये किन चीज़ों से डील करेगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए स्कोप जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो दो पार्ट में आ सकता है, एज एन एक्टिविटी और एज अ डिसिप्लिन। एज अ डिसिप्लिन हमने देखा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिसेंट डेवलपमेंट है आपकी। 1887 के अंदर ही इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कहा गया था,
क्यों कहा गया था? ये पहले पब्लिक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था। आप आज भी देखोगे आपकी यूजीसी नेट के अंदर ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक अलग सी यूनिट है सेपरेटली फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट जबकि पहले ये चीज़ें होती थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज होल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसको सबसे पहले यहाँ से अलग किया गया। कैसे किया गया? कि पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस नहीं हैं, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप ये डिसाइड करिए ना कि आपको कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, आपकी पार्टीज़ क्या होती हैं, आपके एजेंडास क्या होते हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं है कि आप किस आइडियोलॉजी से पॉलिसी बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये आएगा कि आप पॉलिसी कैसे बना रहे हैं, आपने उसके अंदर कौन सी प्लानिंग अपनाई है, आपने उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, आपने उसके अंदर कौन से प्रोसेस को इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आती हैं। तो ये आपका जो वुड्रो विल्सन का ऐसे था, जब हम वुड्रो विल्सन को पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में ये देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप एज अ सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम द रेलम ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी। एज एन एक्टिविटी हमें पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ था जब से ह्यूमन ने सेंसेस लिए हैं, जब से उन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया है, जब से उन्होंने कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी हम दे सकते हैं। ये इवॉल्व कैसे हुआ? उसके टाइम पे ये था जब आप मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे रिटन बाय कौटिल्य, तो आप देखेंगे उसके अंदर भी कितनी सारी डाइवर्सिफाइड मेथड्स थे, कितने सारी टेक्नोलॉजीज थी, कितनी सारी टेक्निक्स थी, प्रोसेसेस थी, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से डिवाइड किया गया है। आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन एट द लोकल लेवल। ये सारी चीज़ें आप देखोगे धीरे धीरे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इवॉल्व हुई और कैसे इसका एक स्कोप बना एक्टिविटीज़ का। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि एक्टिविटीज़ में क्या इंक्लूड कर सकते हैं। पब्लिक एक्टिविटीज़ आपका वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज भी इंक्लूड करता है। ये इट हैज़ टू मैनेज गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज। एक्टिविटीज़ हैं इसकी। क्या एक्टिविटीज़ करता है? वो पॉलिसी को बनाएगा, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, वो पॉलिसीज को चेंज भी करेगा। आपका एक जो लूप होता है उसका भी एक प्रोसेस होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स एवरी एरिया एंड एक्टिविटी विद इन द एम्बिट ऑफ पॉलिसी। ये देखिए, एवरी एरिया एंड एवरी एक्टिविटी। कभी आप इसके ऊपर सोचें तो आपको क्या समझ आएगा कि आप जब पैदा भी नहीं हुए हैं उसके पहले से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और जब आपकी डेथ हो चुकी है तब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल देयर। आप जब पैदा नहीं होते, आपको पता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलती है, जिसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं मदर्स को टू डिलीवर एट अ पब्लिक हॉस्पिटल और एनी हॉस्पिटल, कि उनकी ऐसे ओपन डिलीवरीज ना हो घर के अंदर जो अनहाइजीनिक होती हैं, अनसेफ होती हैं फॉर द वुमेन, जिससे उनकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। तो उसके लिए जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प करती है ना। 3000 रुपीज़ आपको दिए जाते हैं आई गेस मदर्स को, डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर मंथ्स 3, 6 और 9 आई गेस। तो आप देखोगे इवन बिफोर द बर्थ ऑफ एनी पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि इस गांव के अंदर, इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर 8 महीने बाद एक बच्चा होने वाला है। उनको वो पहले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इवन आफ्टर द डेथ एडमिनिस्ट्रेशन आपका डेथ सर्टिफिकेट बना के देता है। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है आपकी फैमिली का, आपके पूरे बैकग्राउंड का, कि कब ये इंसान पैदा हुए थे और कब इस इंसान की डेथ हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी इज इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको ये मान लीजिए DTDC की बस दिखती है, RSRT की बस दिखती है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। उसके पीछे बैठा कोई सर्वर रूम के अंदर वो सारी बसेस को कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी बस कितनी बजे कहाँ पे आनी चाहिए। वो आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑपरेट करते हैं, कौन करते हैं? ड्राइवर्स और कंडक्टर्स कोऑपरेट करते हैं उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए। तो ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी है कॉन्स्टिट्यूट होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज। एंड द नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन का स्कोप क्या क्या है। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिसिप्लिन के अंदर आपके 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू और एक आपका है पोस्ट स्कोप व्यू। पोस्ट स्कोप व्यू के अंदर क्या कहते हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग एक्सेट्रा। कि इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बस इस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कि हमें कैसे प्लान करना है, हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हमें कैसे स्टाफिंग को अरेंज करना है, हमें कैसे एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना है, हमें कैसे बजट बनाना है।
कि हम बस इन एक्टिविटीज़ को देखेंगे ऑन द स्फेयर ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज द सब्जेक्ट मैटर व्यू डील्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है, स्कोप इनका नहीं कॉमन है। क्यों नहीं है? देखिए, जो आपका प्लानिंग है, मान लीजिए आपका एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यस ये सारी चीज़ें होती होंगी, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग भी होती है, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बजट भी होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। बट क्या सिर्फ वही होता है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ऑफिशियल्स ऑल्सो नीड ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग पता होनी चाहिए, उनको लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से लॉस हमें डिफाइन करते हैं, उनको पब्लिक मॉरलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उनको अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको अपना कोड ऑफ कंडक्ट मालूम होना चाहिए, उनको सिटीजन्स के राइट पता होने चाहिए। क्या ये सारे इसके अंदर आते हैं? नहीं आते हैं। तो जो सेकंड व्यू है आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू, वो ये डिफाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप अलग अलग होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि जैसा उसका सब्जेक्ट है, जिस चीज़ से वो डील कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोप चेंज होता जाएगा। जब हेल्थ सर्विसेज की बात आएगी तो हेल्थ सर्विसेज की बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। ऑफ कोर्स प्लानिंग वहाँ पे होगी कि हमें कैसे हेल्थ सर्विस को प्लान करना है, हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कि दवाइयाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बट ये कौन डिफाइन करेगा कि जब एक इंसान ज़्यादा बीमार है और एक इंसान कम बीमार है तो पहले किसको एडमिट किया जाए? वो नहीं है ना, वो इसके अंदर आएगा, सब्जेक्ट मैटर के अंदर। वो अलग सब्जेक्ट है कि जब पैसिव यूथनेशिया की बात आती है तो किसी को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, वो डॉक्टर की अपनी एथिक्स के ऊपर है, उसकी मॉरलिटी के ऊपर है। तो वो अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो पोस्ट को व्यू आपका डील नहीं करेगा, वो ये वाला व्यू डील करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने आज जो पढ़ी हैं, हमने ब्रीफली देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी स्टार्ट कैसे हो रहा है, एज एन सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट हो रहा है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि ये जो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं, कैसे प्लान किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है चीज़ों को, कैसे स्टाफिंग को कंट्रोल करते हैं, स्टाफ के टाइप क्या क्या होते हैं, आपके लाइन स्टाफ हैं, आपके ऑक्सिलरी स्टाफ हैं, ये कैसे डील करते हैं इन चीज़ों से, इनके मेरिट्स क्या होते हैं, इनकी डीमेरिट्स क्या होती हैं, आपकी प्रोसेसेस क्या होती हैं, आपकी प्रोसेस जो प्लानिंग होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। इसकी जो PDF होगी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and for more videos please come back later. Thank you.